In today's class we'll be talking about objects in English grammar. आज का जो हमारा क्लास है वो है ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपने पहले से ऑब्जेक्ट के बारे में पिछले क्लासों में आपने डिफिनीशन पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट वो लफ्ज़ है जो कि काम रिसीव करता है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, राइट, बिकॉज दिस इज़ एन एडवांस क्लास, सो यू नीड टू लर्न टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम पहले अगर पिछले क्लासों में अगर आप देख ले तो हमने सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किया था। इस क्लास में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी करेंगे और साथ में जो दो किस्म और है वो भी करेंगे, सही। सो व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, राइट? अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ words, a word or a group of words that is affected by the main verb is called object. जो करेक्ट डिफिनीशन है, जो सही और स्टैंडर्ड डिफिनीशन है वो किस तरह है? ऐसा लफ्ज़ या अल्फाजों का मजमुआ, ठीक है, जो वर्ब पर मुतासर हो, यानी वर्ब के ज़रिए वो मुतासर हो। या हम इस तरह भी कह सकते हैं द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन एग्जांपल। वो लफ्ज़ या अल्फाजों का मजमुआ यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी काम को रिसीव कर ले, यानी ये जो वर्ब है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज वर्ब एक्चुअली, विच शोज एक्शन, राइट। ये वर्ब का एक्शन जो है वो कंप्लीट करता है, राइट। इट एक्चुअली हेल्प्स द main verb to complete the action, right? So what is an object? A group, a word or a group of words that is affected by the main verb, यानी ऐसा लफ्ज़ या अल्फाजों का मजमुआ जो मेन वर्ब जो है यानी वो मेन वर्ब पर मुतासर हो चुके हो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज affected by here is, look at here, if I say I ate apple, if I say I ate apple, मैंने सेब खाया है, और I ate an apple, I'll put it here, an apple। यहाँ पर अगर वर्ब देख ले वो कौन सा वर्ब है? eating। eating is what? it is a verb। I ate apple। okay, so this is actually the verb at, which is the second form of eat, okay, sorry, वर्ब, ठीक है, ये वर्ब है। अगर यहाँ पर एप्पल नहीं मौजूद हो तो फिर क्या होगा? ईटिंग नहीं हो सकता, यानी ये वर्ब जो है इसके लिए एप्पल की ज़रूरत है, यानी एप्पल जो है ईटिंग का काम रिसीव करता है, इसलिए एप्पल को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। यानी वो लफ्ज़ जो मेन वर्ब का एक्शन रिसीव कर ले उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के अंदर आता है, ठीक है। वी हैव डन दैट इन प्रेडिकेट। मैंने कहा था कि प्रेडिकेट में वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है, कंप्लीमेंट भी आता है। तो आज का जो क्लास है वो ऑब्जेक्ट के बारे में। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लें। इफ आई से शी गिव a flower, she gave a flower, उसने एक फूल दिया, she gave a flower। now look at here, यहाँ पर गिविंग का काम किसने रिसीव किया है? फ्लावर ने। it means that if the flower was not present the giving action would not have been done, so we say यानी अगर फ्लावर मौजूद ना होता तो फिर गिविंग का काम नहीं हो सकता, यानी गिविंग के लिए क्या लाजमी है? फ्लावर। therefore we say that इस वर्ब का जो एक्शन है किसने रिसीव किया है? फ्लावर ने, ठीक है। और इस वर्ब पर कौन सा लफ्ज़ मुतासर हुआ है? फ्लावर, ठीक है। अगर फ्लावर ना होता तो फिर ये काम नहीं हो सकता। इसी तरह ये एप्पल जो है यानी ये ऑब्जेक्ट जो है किसकी वजह से मुतासर हुआ है? वर्ब की वजह से। therefore we say that an object is a word or a group of words that receive action or that is affected by the main verb action, right? so it is very easy, we already know that what is actually object. now it's very easy. now look at here please. sometime a sentence may have two objects, बाज़ दफ़ा जुमलों में दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं।
तो बाद में उसके अक़साम कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। शी गेव हर चाइल्ड अ फ्लावर। उसने अपने बच्चे को फूल दिया। शी गेव हर चाइल्ड अ फ्लावर। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है चाइल्ड, हर चाइल्ड, दूसरा है अ फ्लावर। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स है और फिर इसका अलग अलग नाम है। इसको हम एक नाम देते हैं, इसको दूसरा नाम देते हैं, वो बाद में करेंगे। यानी एक जुमले में दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। शी गेव हर चाइल्ड अ फ्लावर, राइट। सो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा लफ्ज़ है या अल्फाजों का मजमुआ है जो कोई काम को रिसीव कर ले। नेक्स्ट वन, इफ आई से फॉर एग्जांपल, आई विल जस्ट गिव हियर अनदर वन एग्जांपल। She drank tea. She drank tea. उसने चाय पी. She drank tea. Now look at here. If I say she drank tea, उसने चाय पी. So here, what one word is, or which one word is actually object? Which one? Tea is object. Why tea is object? Because drinking can be done, or tea receives the action of drinking. याद रखें, बाज़ लोग कहते हैं कि चाय के साथ हम सिर्फ टेक इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल गलत है। यू कैन यूज़ ड्रिंक, ओके। फॉर एग्जांपल, आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये लोगों ने खुद बनाया है। टेक भी ठीक है और ड्रिंक भी ठीक है, दोनों भी ठीक है, सही है। इस तरह नहीं कि ड्रिंक गलत है। शी ड्रैंक टी, सो उसने चाय पी। सो शी ड्रैंक टी, this one is what? It is object because the drinking action is received by the tea, ठीक है। यानी टी जो है वो ड्रिंक का काम जो है वो रिसीव करता है, या इस वर्ब से टी मुतासर हुआ है। यानी इस वर्ब का ताल्लुक है किसके साथ? टी के साथ। अगर टी ना हो, मौजूद नहीं होती तो फिर क्या होता? ये काम नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ इफेक्टेड बाय द मैन वर्ब, ठीक है। ये करेक्ट डिफिनीशन ये है। अक्सर काम नहीं रिसीव करता, इफेक्ट होता है। देन वी विल डिस्कस देम लेटर इन वेरी डिटेल, ठीक है। नाउ राइट इट डाउन प्लीज, राइट इट डाउन। अभी हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स करेंगे। वी विल डू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिट सो विल डू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जाने से पहले एक बात नोट कर ले कि जब भी किसी जुमले में कोई सब्जेक्ट आ जाए तो वो सवाल हमेशा ज़हन में दो चीज़ों का पैदा करेगा। एक है व्हाट और एक है हु। याद रखें, मसलन आई बीट माई ब्रदर, आई बीट माई ब्रदर। अगर आप इस ब्रदर को हटा लें और आप कहेंगे आई बीट, तो सवाल पैदा होगा व्हाट, माई ब्रदर। सो ये ऑब्जेक्ट जो है, याद रखें क्यों हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि कौन एक्शन रिसीव करता है बीटिंग का। आई बीट माई ब्रदर, सो इट आस्क्स द क्वेश्चन हु। इफ आई से फॉर एग्जाम्पल शी इज ईटिंग, she is eating, so the question is what? So here from the object we know what is being eaten by her. Are you getting what I'm saying? So यानी object से हमें पता चलता है कि यहाँ पर यानी यहाँ पर वो क्या कहता है या क्या करता है या कौन काम रिसीव करता है। मसलन if I say I teach, so the question is what do you teach? I teach English. So in the same way we say I beat my brother, the question is what, who. In the same way she is eating what. याद रखें ऑब्जेक्ट जो है हमारे जहन में क्वेश्चंस what और who का पैदा करेंगे, राइट। सेकंड, why do we use objects? ऑब्जेक्ट्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं?
What is the reason? It's very much important. I'll just put it here, two reasons. First reason is it gives us extra information about the subject. ये हमें एक्स्ट्रा मालूमात देता है किस चीज़ के बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट जुमले में क्या कर रहा है. एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम ईटिंग, so you say I'm eating apple. Now you understand that the action of eating apple is being progressed in this sentence. ठीक है, यानी यहाँ पर सेब खाने का अमल जारी है. So therefore, why do we use object? Because it gives us extra information about the subject. कि subject क्या करता है. ठीक है, ये extra information देता है. For example, if I say I'm playing cricket, तो किस लफ्ज़ से आपको पता चलता है कि यहाँ क्रिकेट जारी है? द वर्ड क्रिकेट से, ऑब्जेक्ट से. सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट. एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम रीडिंग अ नॉवल, मैं एक अफसाना पढ़ रहा हूँ. आई एम रीडिंग अ नॉवल. सो हियर द वर्ड ऑब्जेक्ट, from the word object we understand that what is being progressed in this sentence or what the subject is doing actually, right? So we say it gives us extra information about the subject. ठीक है. Second, okay, second, look at here. It helps the sentence to make sense. It helps the sentence to make sense. ये जुमले में मदद करता है ताकि जुमला अपना मानी मुकम्मल कर ले. It means if I say I'm eating kebab, so here the word kebab makes the sense of the sentence. It helps the sentence to make the sense. Therefore we say it helps the sentence to make sense. इसी वजह से हम objects इस्तेमाल करते हैं. So there are two ways to use objects, right? What are those two ways? Because it gives us extra information. ये एक्स्ट्रा मालूमात देता है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या करता है. ठीक है. दूसरा जो है ये जुमले के मानी को मुकम्मल करता है. Therefore we use this. Write it down please. Look at here please. Types of objects. Objects के अक़साम. Types of objects. We call it kinds of objects or types of objects. Number one, let me write it here with a blue marker. Number one, direct object. This is one direct object. Second, indirect object. Indirect object. Direct object and indirect object. Third, objects or object of preposition. Object of preposition. ये थर्ड किस्म है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स का. हमने पिछले क्लासों में, पिछले लेवल्स में क्या पढ़ा था कि हमारे पास दो मेजर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं. वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लेकिन इस क्लास में हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन भी करेंगे और साथ में जो चौथा है वो है रिटेन ऑब्जेक्ट और इट्स कॉल्ड रिटेन्ड ऑब्जेक्ट. रिटेन्ड ऑब्जेक्ट. चार किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, indirect object and object of preposition and retained object. If you understand these four, you would have no problem in getting learning about the objects. So if you understand them, so there will be no. I will give test. Okay. So you will find yourself कौन सा इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है. मैं आपको अभी बाद में टेस्ट दूंगा. सही है. सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन एंड रिटेन्ड ऑब्जेक्ट.
Done? So there are these 4 types of objects. जिसका क्वेश्चन है वो हाथ रेस करे, बाद में मत पूछे. During the class you should ask the question, then you will be able to understand it. Okay, so what was the first object? Direct object. What was the second? Indirect object. Third, object of preposition. बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है. They are very very easy. Just learn about it. Okay. So last one is retained object. Retained object. ठीक है. तो चलो शुरू करते हैं. Right, please. What is a direct object? I'll put it here. An object that is directly affected by the verb. ठीक है. इसके बाद है indirect object. I will explain it later on. बाद में explain करो. Let me first write it. An object that is a person or a thing for which let me have this one, for or to which an action is done. Look at here please. अभी बोर्ड को देख ले. Stop writing. Stop. What is a direct object? An object that is directly affected by the verb, or an object that directly receives the action of the main verb is called a direct object. यानी वो ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली वर्ब से मुतासर होता है, यानी जो डायरेक्टली वर्ब का जो एक्शन है वो रिसीव करता है. ठीक है. डायरेक्टली इसका मतलब है कि ये जो वर्ब है उसका एक्शन डायरेक्टली रिसीव करता है, इनडायरेक्टली नहीं. यानी अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो मेन वर्ब जो है अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता. इसलिए हम कहते हैं कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो डायरेक्टली जो है मुतासर होता है किस चीज से? मेन वर्ब से. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गोना गिव यू एग्जाम्पल हियर. Look at the example. If I say she teaches English. She teaches English. वो इंग्लिश पढ़ाती हैं. She teaches English. यहां पर अगर आप देख ले, look at here please. This teaching को देख ले, ये कौन सा, ये क्या है? ये लफ्ज मैन वर्ब. इट्स अ वर्ब. ठीक है. अगर इस वर्ब को हम देख लें, ये जो टीचिंग है इस वर्ब पर क्या असर करता है? यानी इंग्लिश जो है इस वर्ब पर असर करता है, या ये जो टीचिंग का काम है कौन रिसीव करता है? इंग्लिश. सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसको हम क्या कहते हैं? अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्यों ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? अगर मैं इंग्लिश को हटा लूँ तो टीचिंग का काम नहीं हो सकता. यानी टीचिंग के लिए क्या लाजमी है? इंग्लिश. यहां पर मेन वर्ब जो है अपना काम पूरा करने के लिए किसके साथ अपना काम शेयर करता है? इंग्लिश के साथ, यानी इस ऑब्जेक्ट के साथ. इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट का मतलब है कि यहां पर जो वर्ब्स हैं वो अपने काम, वो ऑब्जेक्ट्स जो इसके ज़रिए वो रिसीव करते हैं उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके बगैर ये जो मेन वर्ब है अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकते. सपोज अगर इस लड़की को इंग्लिश नहीं आती तो फिर वो
तो टीचिंग नहीं कर सकती, इसलिए हम कहते हैं शी टीचेस इंग्लिश, यानी ये वर्ब जो हैं वो मजबूर हैं किसके लिए, किसको, इंग्लिश को. So therefore we say this English is affected directly by the verb teaches. So therefore we say she teaches English. यहाँ पर ये direct object है. Next one, दूसरे एग्जाम्पल को देख लें. एग्जाम्पल नंबर 2, they play फुटबॉल. FB का मतलब है फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं. तो यहाँ पर देख ले ये फुटबॉल मेन वर्ब है. इस वर्ब पर यानी फुटबॉल जो है इस वर्ब के ज़रिए क्या हो गया है, इफेक्ट हो गया है. क्यों? क्योंकि प्लाइंग फुटबॉल के बगैर नहीं हो सकता. इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मेन वर्ब है प्ले, ये अपना काम रिसीव करता है किस पर, फुटबॉल पर. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, नाउ लुक एट टू द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज अ पर्सन और अ थिंग फॉर और टू विच एन एक्शन इज डन. वो चीज या वो शख्स जिसको वो काम किया जाए या जिसके लिए वो काम किया जाए, यानी वो शख्स या वो चीज जिसके लिए वो एक्शन यानी वर्ब का काम किया जाए, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मसलन अगर मैं कहता हूं जवाद ने मेहमानों के लिए चाय बना ली. जवाद मेड द टी फॉर द गेस्ट. तो यहां पर टी क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि मेकिंग जो है टी जो है मेकिंग के जरिए मुतासर हुआ है और मेहमानों के लिए काम हुआ है ना, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल लुक एट हियर. इफ आई से she teaches students give me 1 minute. If I say she teaches student English, वो बच्चों को क्या पढ़ाती हैं, इंग्लिश. वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हैं. सो शी टीचेस स्टूडेंट्स इंग्लिश. यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं. लुक एट हियर प्लीज. एक है स्टूडेंट, दूसरा है इंग्लिश. अभी आसान तरीका ये है कि आपको किस तरह पता चल जाएगा कि स्टूडेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं या इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं या स्टूडेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इंग्लिश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट होगा. याद रखें मैंने कहा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिसके बगैर वर्ब अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकता. तो इसमें कौन सा है वो, इंग्लिश, क्योंकि टीचिंग बगैर इंग्लिश का नहीं हो सकता. इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इंग्लिश है ये दिस वन इट इज़ एक्चुअली अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डीओ का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और किसके लिए काम होता है, स्टूडेंट्स के लिए. इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, इट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और कभी इस तरह भी होता है कि ये जो स्टूडेंट हैं ये इधर भी आता है. फॉर एग्जाम्पल शी टीचेस इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, तो फिर बाद में हम प्रीपोजिशन लगाते हैं. क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन. वी विल डिस्कस देम लेटर इन डिटेल. ठीक है, यहाँ पर कोई मसला है, आई विल जस्ट गिव अनदर वन एग्जाम्पल देन वी विल मेक इट फिनिश. ओके, नाउ लुक एट हियर. फिर बाद में डिटेल में और एग्जाम्पल भी देंगे. सी नेक्स्ट वन, आई विल पुट इट हियर. असलम made guests the tea. असलम ने मेहमानों के लिए चाय तैयार की. असलम made the guests tea. You stand up. Which one is direct object? T is direct object क्योंकि मेकिंग बगैर टी के नहीं हो सकता. यानी ये जो मेन वर्ब है ये इफेक्ट करता है किसको, टी को. सही है, सिरा. यू स्टैंड अप. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, गेस्ट, क्योंकि गेस्ट के लिए काम हुआ है ना. सो देयरफॉर वी से गेस्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये हो गया डीओ. डीओ का क्या मतलब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये हो गया INDO, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड
indirect object. Now write it down. We will go ahead, please, with more examples. Okay, now look at here, please. Types of objects में हमने direct और indirect object किया. कोई question है direct indirect object के बारे में तो ask the question now, please. Can we use any form of verb? Yes, any form of verb. ये तो हम objects के बारे में करते हैं. आप तो हर सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं. Yes, you can use present simple, future simple, past continuous. I will be giving, she will be giving, they have been given, they have been giving. So you can use any. Are you getting it? So ये तो मैं मिसाल प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इसलिए दे रहा ताकि आप समझ लें. ठीक है, आप तो किसी भी टेंस में एग्जांपल दे सकते हैं. ऑब्जेक्ट कैन बी यूज इन एनी टेंस. ओके, नाउ लुक एट हियर प्लीज. यहाँ पर नोट वन थिंग. लुक एट हियर, आई एम राइटिंग अ स्ट्रक्चर. पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे. SUB का मतलब है सब्जेक्ट. टू स्ट्रक्चर आई एम राइटिंग. ठीक है, फिर बाद में वर्ब लगाएंगे. कोई भी वर्ब हो, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल का हो, पास्ट सिंपल का हो, पास्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कोई भी वर्ब हो, कोई भी यानी मतलब टेंस हो. ठीक है, इसके बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे. क्या लगाएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे. क्या लगाएंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये है एक स्ट्रक्चर, इसको आप नोट करें. फॉर एग्जाम्पल, पहले सब्जेक्ट लगाएं, फिर वर्ब लगाएं, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मसलन एक एग्जाम्पल मैं यहां पर दूंगा. लुक एट द एग्जाम्पल. शी was speaking or just say easy one. Aslam was buying his brother. Marker is not working. Okay, Aslam was buying his brother a car. ठीक है, Aslam was buying his brother a car. यहां पर देख ले, असलम क्या बन गया? सब्जेक्ट SUB. was buying क्या बन गया? वर्ब. ठीक है, हिज ब्रदर क्या बन गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, और अकार क्या बन गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये है एक स्ट्रक्चर. ठीक है, इस तरह भी आता है. और कभी कभी इस तरह भी आता है कि आप सब्जेक्ट लगाएं. ठीक है, यूज सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगाएं, एनी वर्ब. ठीक है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फिर टू या फार लगाएं. क्या? टू या फार. फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं. इस स्ट्रक्चर को हम ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन कहते हैं. वो बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन होता है. ठीक है, इसको फिर बाद में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं. रिमेंबर, वी डोंट कॉल इट इनडायरेक्ट. मैंने यहाँ पर वैसे लिखा है ताकि आप समझ लें कि बाज़ औक़ात लोग जो हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी असल स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये हैं कि आप जो हैं सब्जेक्ट लगाएं, फिर वर्ब लगाएं, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएं. लेकिन बाज़ औक़ात लोग जो हैं सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आखिर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं. जब आखिर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो याद रखिए या तो इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगेगा या फॉर. फिर इसको हम दूसरा नाम देता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. वो बाद में आ रहा है, फिर विल डिस्कस देम इन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. ठीक है, नाउ लुक एट हियर. सेम, लेकिन मानी में कोई तब्दीली नहीं होगी. ठीक है, उर्दू में या ट्रांसलेशन में ये जुमला मैं इसमें लगा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, Aslam was buying a car for his brother. ठीक है, यहां पर एक चीज का इजाफा हो गया
और वो चीज क्या है, फॉर और टू प्रीपोजिशन का इजाफा हो गया। ठीक है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुमले के आखिर में आ जाए तो फिर या तो टू का इजाफा होगा या तो फॉर का इजाफा होगा। ठीक है, सो हियर लुक इट हियर नाउ, असलम फिर सब्जेक्ट हो गया, वाज बाइंग क्या हो गया, वर्ब, फिर आकार क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर हिज ब्रदर क्या हो गया, एंड लेकिन इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहते, दैट्स कमिंग वी कॉल इट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन आया है। ठीक है, इसको आप कभी भी याद रखें, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर टू आया है, टू और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब इकट्ठे हो जाए उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, जब वो टाइप हम करेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। सो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अभी सवाल ये है कि कहाँ पर टू हम लगाएंगे, कहाँ पर फॉर हम लगाएंगे। ये तो बहुत आसान है, जब कोई बंदे को कोई काम करे, मसलन टीचिंग जो है हम स्टूडेंट को डायरेक्टली करते हैं उसके साथ टू लगाएंगे। मसलन मैं कहता हूँ शी टीचेज स्टूडेंट इंग्लिश, तो आप कहेंगे शी टीचेज इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नेक्स्ट वन, अगर आप कोई काम करते हैं, मसलन ख़रीदारी करते हैं किसी दूसरे बंदे के लिए, कोई चीज़ बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो फिर फॉर लगाएंगे। मसलन आई कुक्ड राइस फॉर माई ब्रदर, आई कुक्ड राइस फॉर माई ब्रदर। लेकिन इफ आई से आई टॉट मैथमेटिक्स टू माई ब्रदर, आर यू गेटिंग इट? इट्स वेरी इजी, देयर इज नथिंग। ओके ओके, कौन सा ठीक है? She told a story for students or she told a story to students? To students. You all do not, it's very easy, okay? So जब tell, speak और teach आ जाए तो हम फिर to लगाएंगे, सही है? इसको याद कर रख लें। Now, any question? Please write it down. Sir, can you use negative and interrogative? Yes, yes. यार ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव रिलेशनशिप विद द टेंसेस, ये तो हर टेंस में आ रहा है। ठीक है, वो बाद में तो जब हम टेंसेस करेंगे उसमें डिटेल्स करेंगे, राइट? So this structure is only for active voice. फॉर नो, देयर इज अ डिफरेंस। वी आर कमिंग व्हेन वी डू रिटर्न ऑब्जेक्ट, दैट इज स्पेशल ऑब्जेक्ट। Can we use another preposition without to or for? No, sometime we use when the object of preposition comes, we will see that there. So now we have discussed in detail object of डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स अपने एग्जांपल के साथ किए। अभी करते हैं थर्ड नंबर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। बहुत आसान है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इजी। नाउ लुक एट हियर, फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट, इसका डिफिनीशन इस तरह है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्रीसीडेड बाय a preposition। इसका एक डिफिनीशन ये है। दूसरा डिफिनीशन जब हम करते हैं तो आप इस तरह कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट दैट कम्स with preposition, with a preposition। Okay, stop writing, stop please, look at the board now। Object of preposition, it's very much important, this one. An object that is preceded, okay, an object that is preceded by a preposition is called object of preposition। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके सामने यानी जिसके पहले preposition आ जाए, फिर उसको ना तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं ना तो इनडायरेक्ट, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। वेरी इजी एग्जांपल को देख लिया यहाँ पर, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई हैं। शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। यहां पर देख लें, स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर इसके साथ क्या आया है, टू आया है। जब टू और ऑब्जेक्ट आ जाए उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल,
असलम lives in a big house. असलम एक बहुत बड़ा घर में रहता है. असलम lives in a big house. यहाँ पर हाउस जो है इसके साथ क्या आया है? प्रीपोजिशन. फिर इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यानी सिंपल जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन आ जाए इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. नेक्स्ट वन, लुक एट हियर. इफ आई से आई वॉज एट होम, मैं घर पर था. आई वॉज एट होम. सो यहां पर देख लीजिए एट होम जब आ जाए उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. क्यों ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ एट आया है प्रीपोजिशन. असल में उसको बाद में हम करेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है या प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वो बाद में करेंगे. ठीक है, इसको सिंपल हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. हालांकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता है. ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब ये ऐसा ऑब्जेक्ट है कि 90% इनके जुमले जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब से बनते हैं और उनको हम पैसिव वॉइस को कन्वर्ट नहीं कर सकते. मसलन शी वेंट टू स्कूल, यू कैन नॉट चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. ठीक है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन के साथ आया है, इसलिए उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. हालांकि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं है जिस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लेकिन जब भी फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हियर शी टीचेस इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, शी टीचेस इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, शी टीचेस इंग्लिश टू स्टूडेंट्स. यहाँ पर इंग्लिश जो है वो कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डीओ का क्या मतलब है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और टू स्टूडेंट क्या है? असल में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, अभी इसके साथ प्रीपोजिशन आया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. सिंपल मतलब ये है कि जब भी किसी नाउन के साथ प्रीपोजिशन आ जाए और वो हमने जुमले में इस्तेमाल किया उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. ठीक है, और इनका ज़्यादातर इसमें ज़्यादातर जो है जब प्रीपोजिशन आ जाए, जब प्रीपोजिशन ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स के होते हैं. ठीक है, इसलिए जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? सिंपल जब भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन आ जाए या किसी ऑब्जेक्ट से पहले टू एंड फॉर विद आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग क्रिकेट विद माई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर विद माई स्टूडेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है. फॉर एग्जाम्पल आई पुट टी ऑन द टेबल, ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है. ठीक है, लेकिन ये असल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि असल ऑब्जेक्ट्स वो है जो पैसिव में तब्दील हो जाए, जिसके आगे ट्रांसिटिव वर्ब आ जाए. बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब प्रीपोजिशन आ जाए और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आ जाए उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आई पुट द टी ऑन द टेबल, ऑन द टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है. शी लिव्स इन अमेरिका, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है इन अमेरिका. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आई लर्न इंग्लिश इन कैप्स एकेडमी, आई लर्न इंग्लिश इन कैप्स एकेडमी, तो इन कैप्स एकेडमी क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है. इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं, प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं. वो बाद में करेंगे कि इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज किस तरह कहते हैं, प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट किस तरह कहते हैं. ठीक है, वो जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम डिटेल से फिर वजाहत करेंगे दोबारा. एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? हैव यू रिटन? आखिरी जो रह गया है वो है रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, बस वो करते हैं, खत्म. एनी क्वेश्चन? रिटन? Okay, right, please. Okay, guys. Last, what is retained object? Retained object क्या है? बहुत आसान है. ठीक है, an object that remains
or that remains in its original position when converting a sentence to passive voice. ठीक है, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप, इट्स वेरी इजी। ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पर रहता है, जब उस ऑब्जेक्ट का कोई जुमला हम पैसिव में कन्वर्ट कर ले, यानी उसको कहते हैं रिटेन ऑब्जेक्ट। रिटेन का मतलब है अपनी जगह पर रहना, ठीक है, यानी वो अपनी जगह पर रहता है। एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू, लुक एट हियर, लुक एट द एग्जाम्पल प्लीज। इफ आई से द मैनेजर gave her a job. The manager give her a job. यहाँ पर हर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ जॉब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द मैनेजर गिव हर अ जॉब। लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट कर लें, फॉर एग्जाम्पल पैसिव में इफ आई से शी was given a job by the manager. She was given a job by the manager. इसमें जो ये जॉब वाला ऑब्जेक्ट है, यानी अ जॉब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर पैसिव में भी ऑब्जेक्ट हो गया। शी वॉज गिवन अ जॉब, ये भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को फिर हम क्या कहेंगे? रिटेन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो वही के वही रह गया। Are you getting what I'm saying? Look at another one again. ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन पैसिव वॉइस में चेंज ना कर ले और वो वही की वही रह जाए, उसको हम कहते हैं रिटेन ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पर देख ले, द मैनेजर गिव हर अ जॉब, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर सीख ले दो ऑब्जेक्ट। एक है हर, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन सा है? ये अ जॉब, ये कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल शी वॉज गिवन अ जॉब बाय द मैनेजर, तो फिर यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट हो गए। एक अ जॉब वापस अपना ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बाय द मैनेजर इसको हम बाय फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाय फ्रेज। तो इस अ जॉब को देख ले, यहाँ पर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी अपना पोजीशन नहीं चेंज करता, उसको हम क्या कहते हैं? रिटेन ऑब्जेक्ट। रिटेन का मतलब रिमेनिंग ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी जगह पर रहना। दूसरे एग्जांपल को देख ले, नाउ यू विल इजीली अंडरस्टैंड। इफ आई से फॉर एग्जांपल okay, if I say Ali, his father gave him a present. His father give him a present. उसके बाप ने उसे तोहफा दिया है, और his father gave him a present. अभी इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। He was given a present by his father. तो यहाँ पर देख लें, he was given a present by his father। यहाँ पर ऊपर देख ले, a present डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, अगेन यहाँ पर वापस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। सो देयरफॉर वी से इट इज अ रिटेन ऑब्जेक्ट। अ रिटेन ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, वही के वही रह जाता है, यानी बरकरार रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिटेन ऑब्जेक्ट। इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट चेंज पोजीशन इफ वी इवन कन्वर्ट द an active sentence to a passive sentence. Very easy. Next one example, if I say
Okay, I give you a mobile. I give you a mobile. You were given a mobile by me. You were given a mobile. Again mobile अपनी जगह पर आ गया. वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, यहाँ पर पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट है. उसको हम क्या कहते हैं? रिटर्न ऑब्जेक्ट. और आप इस तरह भी कह सकते हैं मोबाइल वॉज गिवन टू यू बाय मी. यहाँ पर फिर ये रिटर्न नहीं होगा. आर यू गेटिंग इट? रिटर्न का मतलब है कि आप वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह पर पैसे, जब हम किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं वो अपनी जगह पर रह जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिटर्न ऑब्जेक्ट. आर यू गेटिंग इट? ओके, राइट डाउन. एनी क्वेश्चन? ओके, तो रिव्यू करते हैं. लुक एट हियर. व्हाट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? अ वर्ड or a group of words that is affected directly by the main verb. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. An indirect object is an object that is a person or a thing for which the action is done. Very easy. यानी indirect object वो ऑब्जेक्ट हैं या वो एक शख्स होगा या एक चीज होगा, ठीक है, जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसके लिए सब्जेक्ट काम करता है. मसलन I brought punch for my students. मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, तलबा के लिए क्या लाया? शरबत लाया. पंच मीन शरबत. So here for my student is what? It is indirect object, but I have used it as an object of preposition. You can say like I brought my students punch. I brought my student a jug of punch or 5 glasses of punch. So this students is actually indirect object. जिसके लिए ये लाने का काम किया गया है वो कौन है? वो है students. Therefore we say that students are indirect object. Example, I will buy my son a gift. याद रखिए जब अगर एंड में आ जाए तो फिर ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा. मैंने आपको कहा था क्योंकि यहाँ पर इसके साथ प्रीपोजिशन आता है, फिर हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. इसको हमेशा ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो हमने पिछले एक बार किया था उसको हमेशा वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान में लगाएं. सही है? ओके, नाउ नेक्स्ट वन हमने किया था प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन के साथ आ जाएं. एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्रीसीडेड बाय प्रीपोजिशन, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. ठीक है, मसलन असलम इज लीविंग फॉर अमेरिका. असलम अमेरिका को जा रहा है. असलम इज लीविंग फॉर अमेरिका. सो फॉर अमेरिका इज कौन सा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. नेक्स्ट वन रिटर्न ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट जो अपना ओरिजिनल पोजीशन नहीं छोड़ता, जो अपना ओरिजिनल पोजीशन बरकरार रखता है. जब कोई एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करता है वही कि वही वो ऑब्जेक्ट रह जाता है, उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑब्जेक्ट. मसलन जवाद गिव his sister a beautiful ring, so she was given a beautiful ring by her brother. So this beautiful ring is what? It is a return object because ये एक्टिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट था और पैसिव वॉइस में भी अपनी जगह ऑब्जेक्ट रह गया. इसको हम कहते हैं रिटर्न ऑब्जेक्ट. ठीक है, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ. प्लीज हैव यू written this? All example once, then I will have a short test for you. Written? Right, please.